हाँ साथियों, नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार के विषय में बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पीसीएस, लोअर पीसीएस, लेखपाल है, जिसमें भी जीएस प्रश्न आते हैं, और टीजीटी, पीजीटी, एलटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि जो मौलिक अधिकार का हम आपको देंगे वीडियो, इसको हम दो भाग में देंगे। भाग 1 अनुच्छेद और उसकी व्याख्या। भाग 2 में जो इसमें रिट है या मौलिक अधिकार से कुछ अन्य तरह के प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको देंगे। एक में देने से हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, हमको बनाने में भी असुविधा होगी और आपको जो है फिर देखने में बड़ा रहेगा तो बोरियत होगी। हम इसको दो भाग में देंगे। आप हमारा दोनों भाग देखिएगा। भाग 1 है, इसमें हम आपको मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद हैं उसको बताएंगे, उसके अंदर की बेसिक चीज़ें हैं उसको बताएंगे। और भाग 2 में जो रिट है, 5 रिट है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसके विषय में बताएंगे। और मुख्य रूप से कुछ इसके अंदर मुख्य बातें हैं, जैसे कौन से अनुच्छेद हैं जो आक्रमण के समय या युद्ध के समय में स्थगित किया जा सकते हैं, कौन नहीं स्थगित किया जा सकता, इस तरह बताएंगे। तो आज हम आते हैं मौलिक अधिकार भाग 3, इसके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि भारतीय संविधान भाग 3 में क्या है। भाग 3 में प्रश्न यहाँ से बनता है। हमने भाग का वीडियो आपको दिया है, स्रोत का दिया है, तो एक गाइडलाइन आपकी क्लियर हो जाएगी कि भारतीय संविधान भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। हमने लिख दिया है कि भाग 3 में आप क्या है, मौलिक अधिकार। पहला प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है, मौलिक अधिकार। और इसके स्रोत क्या, मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। यदि प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप जरूर उत्तर लगाइएगा कि मौलिक अधिकार को। और इसकी संस्तुति नेहरू रिपोर्ट की डेट भी याद कर लीजिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का विचार पंडित नेहरू ने दिया था। तो कहने का मतलब है कि आपको मुख्य चीज समझनी कि भारतीय संविधान भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। स्रोत क्या है, अमेरिका, जिसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा इसको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक यह जो है भारतीय संविधान में है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक यह जो है भारतीय संविधान में है, जिसमें 14 से अनुच्छेद 30 तक आपको एकदम याद करके रखना है। 12 से 35 तक, 12, 13 और फिर उधर 31, 32, 33 आप पढ़ लीजिए। परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, पूछ भी सकता है कि उसमें क्या है, लेकिन आपको 14 से 28 तक हूबहू एकदम याद करके रखना है, क्योंकि उसमें सीधे सीधे प्रश्न बनता है और हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ से एक स्थिति क्लियर हुई, कई क्वेश्चन क्लियर हुए, इसको आप नोट करते चलिए। हमारा वीडियो 2 बार देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अब हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, इसकी थोड़ा चर्चा कर लें कि 7 प्रकार के अधिकार थे। 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के अधिकार हैं। इसकी अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जो संपत्ति का अधिकार था, जो 7वां हमारा संपत्ति का अधिकार था, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। संपत्ति का अधिकार यही जो है निश्चित कर दिया गया है। यह भारतीय मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया है, निश्चित कर दिया गया। कब निश्चित किया गया? 44वें अमेंडमेंट एक्ट, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को निश्चित कर दिया गया है।
क्या कर दिया गया है, निश्चित। अब संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया तो अब यह गया कहाँ, वो उसको किस रूप में दिया गया है भी प्रश्न बनता है। तो भाग जो है कि भारतीय संविधान के भाग 12 अध्याय 4, भाग 12 अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का में यह एक अब कानूनी अधिकार हो गया। कि कौन सा अधिकार हो गया, कानूनी या वैधानिक अधिकार हो गया है। ये भी आप बहुत ध्यान देखिए, हमारे संविधान में कितने मूल संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए थे, 7। हमारे संविधान में कितने अधिकार हैं या वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। कौन सा अधिकार निश्चित किया गया है, संपत्ति का अधिकार। किस अमेंडमेंट एक्ट या किस संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अब उसकी स्थिति क्या है, भाग 12 अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि अनुच्छेद 300 का में क्या है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। ये बातें स्पष्ट हुई। अब हम आते हैं आर्टिकल पर, हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि मूल अधिकार क्या है। जैसे अभी हम आपको मूल अधिकार देंगे, मूल कर्तव्य देंगे और फिर दोनों का अंतर देंगे। लेकिन मूल अधिकार वह अधिकार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। अगर उस अधिकार का हनन होता है, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे समाज द्वारा, चाहे राज्य द्वारा, चाहे राष्ट्र द्वारा या सरकार द्वारा, किसी भी संस्था, व्यक्ति, समाज द्वारा अगर हमारे मूल अधिकार का, जो भारतीय संविधान में वर्णित 6 मूल अधिकार है, हनन होता है, तो आप अनुच्छेद 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 द्वारा उच्च न्यायालय में शरण ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि मूल अधिकार व्यक्ति का निजी अधिकार है, किसी भी तरह से इसका हनन नहीं किया जा सकता है। इसका जो है प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, किसी भी संस्था, समाज, राज्य, सरकार किसी भी द्वारा इसका शोषण या उसका हनन नहीं किया जा सकता है। उसके लिए कानून की व्यवस्था है, उसको इसमें समझाया जाएगा। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। अब इसमें जैसे कुछ अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 12 आप समझ लीजिए कि अनुच्छेद 12 राज्य सामान्य की परिभाषा, तो इसमें परिभाषा दी गई है राज्य की, राज्य सामान्य की मूल अधिकार के विषय में। तो इसको आप जानते रहिए, लेकिन 14 से लेके यहाँ 14 से लेके आपको 30 तक, एकदम 32 तक आपको याद रखना है। तो 31 निश्चित हो गया है संपत्ति का, 32 तक आपको याद करना है। राज्य सामान्य परिभाषा 12, 13 में कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगत या अप्रतिष्ठापूर्ण है, वह कानून जो मूल अधिकारों का हनन करते हैं, मूल अधिकारों के असंगत बताते हैं, उसके विषय में इसमें प्रावधान दिया गया है 13 में। और उसके बाद 14 से लेकर 32 तक इसकी चर्चा कर लेते हैं, तब 33, 34, 35 की चर्चा करते हैं। तो 12 में क्या है, राज्य सामान्य की परिभाषा, कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगत एवं अप्रतिष्ठापूर्ण है। ये आपके 12-13 हो गए। लेकिन हम आपका नंबर 1 क्या अधिकार है, समानता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार, समानता का अधिकार। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि समानता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14 से 18। अब कभी कभी इसके अंदर पूछ लेता है अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अगर यह प्रश्न बन जाता है कि विधि का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में, तब भी यही आप लगाइएगा। अगर समान संरक्षण की बात आ जाती है, विधि के समान संरक्षण, तब भी जो है आप यही अनुच्छेद लगाइएगा। विधि के समता या विधि के समान संरक्षण, ये दोनों बातें आता है तो आप यही लगाइएगा। इसका स्रोत हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन से लिया गया है विधि की समता, विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। इसको भी हमने अपने स्रोत में बताया है, फिर आप रिमेम्बर कराते चले आपको कि विधि के समता का मतलब है कि सभी नागरिक, भारतीय नागरिक का जो है कि मूल अधिकार है कि वह जो है विधि के समक्ष सभी समान हैं, विधि के समक्ष
किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही अनुच्छेद 14 बताएगा। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है वित्त की समता किस अनुच्छेद में है या वित्त के समान संरक्षण किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14। फिर अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 लिंग, जन्मस्थान, धर्म, वंश आदि के विषय में विभेद। आदि के विषय में विभेद का निषेध, विभेद का निषेध। देखिए शब्द जो संविधान में है उस पर आप मत जाइए, भाव समझते चलेंगे और कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे तो पेपर में आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। हूबहू संविधान के अनुच्छेद, हूबहू क्या शब्द है उसको आपको बहुत याद करके बहुत अपने दिमाग को उसमें प्रेसराइज करने की जरूरत नहीं है कि किस अनुच्छेद में कौन सा शब्द लिखा है, ऐसा कुछ नहीं, आप उसको समझते चलिए। लिंग, जन्मस्थान, धर्म, वंश आदि के विषय में विभेद का निषेध, कि किसी भी व्यक्ति का चाहे वे लिंग हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, जन्म स्थान कहीं भी हुआ हो पूरे भारत में, उनका धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कुछ भी हो, उनका वंश ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, माइनॉरिटी कुछ भी हो, किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, लोक नियोजन की स्वतंत्रता, लोक नियोजन की स्वतंत्रता, इसको आप समझिए कि लोक नियोजन की स्वतंत्रता, लोक नियोजन मतलब नौकरी प्राप्त करने की। जब आपको सीधे प्रश्न में लोक नियोजन स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 16, लेकिन कभी देर नौकरी प्राप्त करने की स्वतंत्रता, आप कंफ्यूज मत होइएगा। लोक नियोजन का मतलब है कि नौकरी, आपका स्पष्ट नौकरी या सरकारी नौकरी पाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, इसको आप समझिए कि अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, भेदभाव, कि ऊंच नीचे, छोटे हैं, बड़े हैं, इस जात के हम क्यों नहीं छुएंगे, इस तरह का भारतीय संविधान में उनका जो है कि विरोध किया गया है कि छुआछूत नहीं होगा। चाहे प्रश्न देता है अस्पृश्यता चाहे छुआछूत, आपको यही विकल्प लगाना है, ठीक है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, जो उपाधियां दी जाती हैं, कुछ उपाधियों पर रोक लगाई गई थी, उसका भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है कि उपाधियों का अंत, जो उपाधि दी जाती है, जो वो क्या कहते हैं कि अवार्ड मिलते हैं, उसके विषय में कुछ जगह रोक लगाई गई है, उसका वर्णन उपाधियों का अंत आपके 18 में है। अब आपका समता का अधिकार 14 से 18, 14 वित्त के समक्ष, 15 जन्म, मूल वंश, धर्म आदि के विभेद, लोक नियोजन, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत, ये आपका समता का अधिकार 5 है, 1 2 3 4 5, इसका जो है 14 से 18 तक वर्णन किया गया है। यह हमारा पहला अधिकार है, जो भारतीय संविधान में वर्णित 6 मूल अधिकार हैं उसमें यह हमारा पहला अधिकार है। अब दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो है ध्यान समझिए कि 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। वर्तमान में कितनी है? 6 प्रकार की, 6 प्रकार की। अब यहाँ समझते चलिए कि 7 प्रकार की दी गई थी और वर्तमान में 6 प्रकार की है। कौन सा समाप्त हुआ? संपत्ति, संपत्ति की स्वतंत्रता समाप्त की गई। वही सीधे 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दिया गया है। 300 का में कानूनी अधिकार है। अब वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6। अब आपका हो गया ये कितने से? 19 से आपकी 22 तक 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19(1) जैसे वाक स्वतंत्रता। पहला क्या है? वाक स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि अपने वाक या विचार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, अपनी बात को रखने, अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता 19(1) में। कभी कभी ये प्रश्न बनता है प्रेस की स्वतंत्रता,
प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, आप अनुच्छेद 19(1) का यही लगाइएगा, 19(1) का यही आपका होगा कि सीधे सीधे प्रश्न यहीं से बनता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस में है, कि 19(1) का। तो इसमें हमारे जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, हम 6 को आप बता रहे हैं, लेकिन अगर बनता है कि प्रेस की स्वतंत्रता तो 19(1) का आप लगाइएगा स्पष्ट। इसके लिए आप अगर पूछता है 19(1) का, ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरी वाक्य बाद सम्मेलन करने की, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता कि आप कहीं भी सम्मेलन शांतिपूर्वक बिना हथियार के सरकारी नियमों का पालन करते हुए, चाहे प्रशासन को ज्ञापन देकर, अपने स्तर से आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। और संचरण की स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब है कि आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, अपने बातों को प्रसार कर सकते हैं, ये संचरण संबंधी स्वतंत्रता है। और उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता कि आप अच्छे उद्देश्य को लेकर, सामाजिक उद्देश्य को लेकर, व्यक्ति समाज राष्ट्र के विकास के उद्देश्य को लेकर गलत तरीके से नहीं, आतंकवादी गतिविधियों से सम्मिलित होकर नहीं, व्यक्तिगत और सामाजिक हित में आप संघ बना सकते हैं। ये हमारी चौथी हो गई, 1 2 3 4। वाक स्वतंत्रता और सम्मेलन की, संचरण की, संघ बनाने की। और 5वीं हो गई निवास की स्वतंत्रता कि आप भारत देश में कहीं भी बस सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है, आप वहां बसकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और अगला 6वां क्या है, वृत्ति की। ये वृत्ति क्या है, ध्यान समझिए, आजीविका या जीविकोपार्जन, आजीविका या जीविकोपार्जन, कहने का मतलब है कि आप जो है कमा सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, अपने आजीविका चलाने के लिए आप व्यापार कर सकते हैं, इस तरह के। तो जो प्रश्न बनेगा इससे आप समझिए कि स्वतंत्रता का अधिकार कब है, 1922 तक। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6। मूल संविधान में कितनी थी, 7। कौन है, वाक या प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की, संचरण की, संघ बनाने की, निवास की, वृत्ति की। अगर दे दिया व्यापार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद है, तो आप जो है सीधे 19(5) में लगाइए। कहने का मतलब है कि इस तरह से आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो भारतीय संविधान में दी गई है। अब अगला जो मौलिक अधिकार आता है वह क्या है, अगला है धर्म शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 3 क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका क्या, इसमें अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 23, सॉरी इसमें अभी छूटा हुआ है स्वतंत्रता के अधिकार में। अभी हमने अनुच्छेद 19 का बताया, अभी इसमें स्वतंत्रता का अधिकार में, स्वतंत्रता में हमने थोड़ा छोड़ दिया है। स्वतंत्रता में हमने 19 से 22 तक बताया, हमने 19 को बताया, 19 में हमने 6 प्रकार की बताया। अब इसके बाद आपका 19 के बाद 20, अनुच्छेद 20 छूट गया था। अनुच्छेद 20, 21 और 22 ये छूट गया था, इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसका क्लियर हो गया है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अब अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 अपराध के दोषसिद्ध संरक्षण की व्यवस्था, दोषसिद्ध संरक्षण की व्यवस्था। सीधे सीधे आप याद कर लीजिए। अनुच्छेद 19 विचार अभिव्यक्ति या वाक्य व्यक्ति या जो 6 प्रकार स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसके विषय में। अनुच्छेद 20 अपराध के दोषी संरक्षण की व्यवस्था। और अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता।
या इसको प्राण स्वतंत्रता, इसको प्राण रक्षा भी कह सकते हैं, प्राण रक्षा से संबंधित है। इसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं कि जैसे जब पूछे कि दैहिक स्वतंत्रता बहुत पूछा जाता है किस अनुच्छेद में है, तो आप सीधे अनुच्छेद 21 लगाइए। इसके बाद एक अनुच्छेद डेवलप कर दिया गया 21 का, शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 21 का शिक्षा संबंधी अधिकार या स्वतंत्रता कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। मौलिक अधिकार, किसी व्यक्ति, समाज, राज्य, राष्ट्र द्वारा अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने में बाधा पहुंचाई जाती है, चाहे उसके माता पिता ही क्यों ना हो, भाई बहन ही क्यों ना हो, तो उसको न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय शरण ले सकता है और न्यायालय उसकी पूरी मदद करेगा। तो यह जो है 21 का 86वां संविधान संशोधन एक्ट, 86वां संविधान संशोधन एक्ट 2000 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन एक्ट 2000 के द्वारा इसको जोड़ा गया है कि इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और उसमें मुख्य रूप से शिक्षा संबंधी जो स्वतंत्रता है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें इस बात का ध्यान दिया गया है कि शिक्षा के संबंध में जो बातें बताई गई हैं उसमें मुख्य रूप से इस बात को ध्यान देना है कि मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया है और उसमें भी जोड़ा गया है। और उसमें मुख्य रूप से आपको जो 21 का में जोड़ा गया है तो आपको 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और 21 का जोड़ा गया है। 21 का शिक्षा संबंधित है। और फिर अनुच्छेद 22, आपका अनुच्छेद 22 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर रोक, कुछ दशाओं पर गिरफ्तारी पर रोक, गिरफ्तारी पर रोक, ये आपकी स्वतंत्रता संबंधित अधिकार हुआ कि 19 में 6 स्वतंत्रताएं अपराध के लिए, 20-21 दैहिक स्वतंत्रता, 21 का शिक्षा संबंधित और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का रोक। तो ये आपका स्वतंत्रता संबंधित हो गया। अब जो है अनुच्छेद 3 शोषण संबंधित अधिकार। ये शोषण संबंधित अधिकार जो है, शोषण संबंधी अधिकार जो है इसके लिए 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद में आर्टिकल 23 जो है कि बलाश्रम में रोक। बलाश्रम, इसका क्या मतलब है, हम आपको शॉर्ट बता रहे, शब्दावली पकड़ चलिए, आपका आसानी से काम हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उसके काम नहीं करा सकते हैं, काम उसको नियम के तहत उसको आप काम कराएंगे और मुख्य रूप से उनको जो है पारिश्रमिक देंगे, उनकी सहमति से नहीं, बधुआ मजदूरी पकड़ लाए उनसे जबरदस्ती काम करा रहे हैं, इस दिन का जो है इसमें रोक लगाया गया है। और अनुच्छेद 24 14 वर्ष, इसको आप बहुत इम्पोर्टेंट है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने से रोक, कारखाने में काम करने से रोक। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 23-24 जो बलाश्रम है, चाहे कोई भी हो, उसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। और इसमें छोटे बच्चों को, बच्चों संबंधित अनुच्छेद अगर पूछे कि बच्चों को काम कराने में रोक या 14 वर्ष से कम वर्ष किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 24। ये आपका जो है अनुच्छेद 24 तक हुआ। अब चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा क्या है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 धर्म को अबाध रूप से मानने, अबाध रूप से मानने, अंतःकरण से, अंतःकरण
करण से प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, प्रसार की स्वतंत्रता कि आप कोई भी धर्म जो है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसका प्रसार प्रसार कर सकते हैं, उसके लिए आपको पूरा स्वतंत्र है कि आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं और उसको आबाद रूप से या अंतःकरण से उसको मान सकते हैं। उसके लिए सरकार कोई भी व्यक्ति संस्था आपको रोक नहीं लगाएगी। और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, प्रबंध की स्वतंत्रता कि आप जो धार्मिक कार्य हैं उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, उसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं, कुछ प्रबंध कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट कमेटी में रह सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों में कर को देने या न देने की स्वतंत्रता कि कोई भी धार्मिक कार्य हो, आप चाहे तो उसका टैक्स कर दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, और कोई चाहे तो नहीं दे सकते, उसमें कोई दबाव नहीं दे सकता है, स्वैच्छिक है। आप धार्मिक कार्यों में देखिए प्रबंध मतलब उसमें व्यवस्था से है, इसमें आपको चंदा देने से मतलब चंदा देने से, अगर चंदा दे प्रबंध पूछता है तो 26 और चंदा पूछता है तो आप 27 उसके अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कार्यों या उपासना में उपस्थित होने का अधिकार, उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। ये शिक्षण संस्थानों से संबंधित है, ये तो उसमें धार्मिक उपासना या धार्मिक कार्य हो रहा है तो आप उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत यही है कि धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक है, धर्म को मानने से 25, धर्म प्रबंध करने के लिए 26, कर देने के लिए 27, और शिक्षण संस्थानों की बात आ जाए तो 28 आप लगाएंगे। अब 5वां संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधित, संस्कृति एवं शिक्षा, इसको ध्यान समझिएगा। वो धर्म है, ये संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, जो अनुच्छेद 29-30 दो अनुच्छेद इसके लिए हैं, 29 और 30। तो अनुच्छेद 29 में क्या है और अनुच्छेद 30 में क्या है, इसको आप समझिए थोड़ा सा कि अल्पसंख्यक के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिपि, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति की रक्षा। अब अगर पूछता है कि संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें है तो अनुच्छेद 29-30 यह पूछ लेता है कि अल्पसंख्यकों संबंधित किस अनुच्छेद में अधिकार की बात की गई है, तो भी आपका 29-30 ही होगा। इसको करिए कि अल्पसंख्यक की जो लिपि होगी, जो भाषा होगी, जो संस्कृति होगी, जो अल्पसंख्यक हैं जिनकी संख्या मानक से कम है, जिनको अल्पसंख्यक माना गया है, उसकी लिपि संस्कृत भाषा की भी जिम्मेदारी सरकार, समाज, राज्य व्यक्ति सब की है। अगर उनका हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अनुच्छेद 30 कि शिक्षण संस्थान की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन पर अल्पसंख्यकों का अधिकार, जो अल्पसंख्यकों का अधिकार कि अल्पसंख्यक जो है वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उसका प्रशासन अपने हिसाब से चला सकते हैं। देखिए कई अल्पसंख्यक कॉलेज हमारे भारत देश में चल रहे हैं, अल्पसंख्यक बहुत संस्थान चल रहे हैं। तो आपका 29-30 शिक्षा संस्कृति, अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण और अल्पसंख्यक अपने शिक्षा संस्थान को चला सकते हैं। यह अनुच्छेद 29-30 है। अब अनुच्छेद 31 देखिए क्रम से ही चल रहा है। अनुच्छेद 31 इसको बताने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 31 जो है यह निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 हमने पहले बताया कि यह निश्चित कर दिया गया है। यही संपत्ति का अधिकार था 44वें संविधान संशोधन 78 द्वारा 1978 द्वारा निश्चित किया गया। 300 का में कानूनी अधिकार है।
अब अनुच्छेद 32। अब हम अनुच्छेद 32, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में हमारे 5 प्रकार की रिट हैं, 5 प्रकार की रिट हैं, 5 प्रकार की रिट है। इस रिट का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 224 द्वारा हाई कोर्ट की शरण ले सकता है। तो इन जो 5 रिट हैं, इसमें जो है पांचों की व्याख्या हम अपने भाग 2 में, ये पांचों रिट कौन कौन सी हैं और उन रिट में क्या क्या मुख्य मुख्य बातें हैं, उससे भी प्रश्न बनता है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्पीड़न, जैसे 5 है, आप जान लीजिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्पीड़न, ये 5 रिट हैं। फिर से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्पीड़न, इसकी व्याख्या हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। इसका 2 बनाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। अब आपका 32 तक, यहाँ तक आपको पूरा याद होना चाहिए। उसके बाद आपका अनुच्छेद बनता है 33 कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति। कि मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन की बात आती है तो कौन करेगा? संसद। और कैसे करेगा, इसका भी डिटेल हम आपको अगले वीडियो में देंगे। 34 मौलिक अधिकारों में रोक जब किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो, कि जैसे किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो तो मौलिक अधिकार को कैसे रोका जाए, किस दिशा में मौलिक अधिकार स्थगित होंगे, किस किस स्थिति में नहीं स्थगित होंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। और मौलिक अधिकार में प्रभावी बनाने संबंधी विधान, इसमें विधान विधि को शामिल कर दिया गया। मौलिक अधिकार को कैसे विधायी बनाया जाए, कैसे उसको कानून के अनुसार बनाया जाए। तो रहा हमारा मौलिक अधिकार का वीडियो। हमने आपको बताया कि मौलिक अधिकार क्या है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद का है, इसके अंदर मुख्य बातें क्या रही, और समता का अधिकार 14 से 18, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा संस्कृत 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। इस तरह से आपको जो है हमने इसको बताया। अब भाग 2 जो मौलिक अधिकार भाग 2 देंगे, उसमें हम जो 5 रिटें हैं कौन कौन सी हैं, उसकी क्या व्याख्या है। उसके बाद जो इसमें संसद में कौन सा मौलिक अधिकार युद्ध हुआ या आक्रमण के समय स्थगित किया जा सकता है, कौन सा युद्ध हुआ आक्रमण के समय नहीं स्थगित किया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में हमने बताया, फिर से उसकी चर्चा कर लेंगे। एकांतता का अधिकार कहाँ से है, विदेश यात्रा का अधिकार कहाँ से है, और मुख्य रूप से कि कुछ इसमें फैक्टुअल क्वेश्चन और बन जाते हैं, उसकी भी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। हमें आशा है पसंद आया होगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों तक शेयर करते रहिए। जय हिंद।